एक आपको ग्राफिक दिखाते हैं। फिर अभी तक जो 102 सीटों पर वोटिंग हुई है आज पहले फेज में, उसके बाद अब तक जो अनुमान आए हैं वोटिंग परसेंटेज के, उसके हिसाब से वोटिंग परसेंट कुछ कम हुआ है 2019 के मुकाबले। लेकिन मतदान बढ़ने या घटने का जो मतलब है वो क्या है? एक आंकड़ा है 1977 से 2019 का 12 चुनाव में ये दिखता है कि 7 बार मतदान बढ़ा है और 4 बार सरकार बदली। अब जब मतदान बढ़ा 7 दफा, लेकिन सरकार 4 बार बदली है, और 12 चुनावों में 5 बार मतदान घटा है और 4 बार सरकार बदली है। तो ये एक इंटरेस्टिंग ग्राफिक है, एक जानकारी जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। ये पहले फेज में ही जो बड़े सवाल उठ के आ रहे हैं और जहां जहां पर वोटिंग हुई है उसमें मनीषा जी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि राजस्थान का चुनाव और जिन सीटों पर वोटिंग हुई है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कुछ भी वहां से इंडिकेशन आ रहा है तो सवाल है कि जब सीएम बदला गया तो क्या राजस्थान का रिवाज बदला जाएगा? कुछ ट्रेंड समझ में आ रहा है इससे? देखिए, राजस्थान के जो अभी हाल ही में जो स्टेट इलेक्शंस हुए थे उसमें बहुत स्थानीयता थी, लेकिन इस बार का जो चुनाव हुआ है इसमें कुछ मुद्दा ही अलग हो गया है। तो अब राजस्थान के सामने कुछ यक्ष प्रश्न है कि क्या राजस्थान एंटी इनकम्बेंसी की थियरी अपने एमएलएज पे भी लगा रहा है और अपने एमपीज पे भी लगा रहा है, या राजस्थान जो राष्ट्रीय चुनाव है उनमें राष्ट्रीयता की तरफ देख रहा है जी। और तीसरा जो हाइपोथेसिस है वो ये भी है कि कांग्रेस पार्टी जो 70 के करीब आके और लटक गई राज्यभर चुनाव में, उसने शायद कुछ सीखा है और बाप पार्टी के साथ, बीएपी के साथ और लेफ्ट के साथ उसकी अलायंस हुई है, तो उससे क्या अब कुछ आगे होने वाला है। तो ये सब तो ऊपर की बात है, लेकिन जो स्थानीय समीकरण है उनमें अब सवाल पूछे जाने लगे हैं कि जाट जो है वो रुष्ट है, वसुंधरा जो है वो अपनी झालरापाटन की सीट के अलावा दुष्यंत जी के लिए कैंपेनिंग करने के अलावा कहीं बाहर नहीं जा रही, उनके मुख्यमंत्री नए हैं और अभी भी जहां जा रहे हैं गहलोत जी उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखा जा रहा है। और जो कांग्रेस के दिग्गज जो लड़ रहे थे अपने ही चुनाव के समय, अब देखिए कि वो अलग अलग, डोटासरा जी अलग इलाके में काम कर रहे हैं, उसके अलावा आप देखिए सचिन पायलट अलग इलाके में और गहलोत पूरे राज्य को कवर कर रहे हैं। तो क्या ये अलग अलग स्थानीय समीकरण जातियों के जो हैं या पॉलिटिकल पार्टीज जो राजनीतिक दल हैं वो जमीन पे काम कर रहे हैं, इनसे कुछ देखने को मिलेगा क्या? लेकिन बीजेपी के लिए यक्ष प्रश्न है कि यहां बीजेपी को अपना स्ट्राइक रेट बरकरार रखना है। ये नॉर्थ इंडिया की एक स्टेट है जहां उसने मैक्स आउट किया है, तो बीजेपी के लिए कोई हारने की गुंजाइश तो है नहीं। तो कुछ भी अगर बदलता है तो वो बीजेपी के लिए अच्छा नहीं है। तो बीजेपी चाहेगी कि जो उसने किया था उसको रिपीट कर दे, कांग्रेस चाहेगी कि गलतियों से सीख मान के और जो स्थानीय कुछ अवरोध हैं जातियों में, दलगत अवधारणाओं में, और खास करके ये जो पूरा शेखावती का इलाका है वो कुछ अलग परिवर्तन दिखाए। और इसके साथ एक और सीट है जहां बहुत निगाहें टिकी हुई लोगों की, वो बाड़मेर की सीट है। वहां एक नौजवान है, एक युवा है, रविंद्र भाटी, और उसको लेके काफी एक न्यू फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स के आस जो है वो लोकली लगाए जा रहे हैं। संदीप जी, अभी जो पहले फेज की जो वोटिंग हुई है उससे आपको लगता है कि काफी कुछ साफ हो गया है? एक ट्रेंड पता चल जाएगा आने वाले दिनों का, जैसे ही अब कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे तो बहुत सारी चीजें धीरे धीरे बल्कि बहुत जल्दी ही साफ हो जाएंगी और हो भी रही हैं। राजस्थान की जो बात मनीषा जी कह रही हैं, बीजेपी मैक्स आउट कर चुकी है वहां पर, किसी भी कीमत में वो इससे नीचे अगर जाती है तो बीजेपी के लिए जाहिर है कि अच्छी खबर नहीं होगी। अगर आप उत्तर भारत के राज्यों को देखें, ज्यादातर राज्यों में बीजेपी ने पिछली बार सभी सीटें जीती थी। इस बार लोग ज्यादा ध्यान 2 राज्यों पे दे रहे हैं, एक है हरियाणा और एक है राजस्थान। बिकॉज इन 2 राज्यों में जहां पिछली बार उन्होंने सभी सीट जीते थे, इस बार कई प्रश्न उठाए जा रहे हैं कि क्या ये 100% स्ट्राइक रेट इन 2 राज्यों में हो सकता है या नहीं। और आज उन 2 राज्यों में से एक राज्य में चुनाव हुआ है, कई सीटों में चुनाव हुआ है, आधे सीटों में चुनाव हुआ है राजस्थान में। तो राजस्थान में काफी एक फोकस रहा है कि क्या 100% स्ट्राइक रेट इस राज्य में भी होगा। जाट वोट के बारे में काफी चर्चा हुई है। नई सरकार बनने के बाद बीजेपी में, राज्य घटक के बीजेपी में किस तरह से
यूनिटी को बिल्ड करने का एक प्रयत्न किया गया है। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी हारने के बाद राज्य लेवल की कांग्रेस लीडरशिप कैसे मिलके काम करने का एक कोशिश कर रहे हैं, इन सब चीजों का कुछ इम्पैक्ट क्या राज्य के राजनीति में होगा, क्या इस चुनाव में होगा, वो आज जो हमारे ईवीएम्स में पैक हो चुका है, आधा तो नतीजा यहाँ पे पैक हो चुका है। और इस प्रश्न पे काफी चर्चा होगा कि 100% स्ट्राइक रेट क्या राजस्थान में आज जो चुनाव हुआ है वो क्या कंट्रीब्यूट करेगा या नहीं। जी, और बंगाल की बात की जाए तो बंगाल में हमने शुरुआत में देखा कि उसमें वहां पे वोटिंग परसेंट काफी अच्छा रहा। जैसे बिहार में था कि एकदम सबसे कम जहां वोटिंग परसेंट हुई है वो राज्य है बिहार का, पर बंगाल में कुछ और बंगाल में भी बहुत फोकस रहा है लाल इस दफा। हाँ, देखिए बंगाल की स्थिति कई मायने में अलग है। जैसे शुरू में हमने बात की थी कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी का एक कोर वोटर होता है, तो उसके अलावा और बंगाल की राजनीतिक संस्कृति में ये देखा गया है कि जो नया प्लेयर होता है उसकी ओर आकर्षण कोर वोटर के बाद बहुत तेजी से बढ़ता है। अच्छा, ऐसा देखा गया। और यही कारण था कि पिछली बार जो, और ख़ास तौर से विधानसभा के बाद जो चुनाव हुए लोकसभा के, उसमें भाजपा को जितनी सफलता मिली वो काफ़ी मायने में दिखाती है कि जो बंगाल की राजनीतिक संस्कृति है उसमें भाजपा एक सशक्त खिलाड़ी के रूप में स्थापित हो चुकी है। एक बात। दूसरी बात ये कि ये मतदान ये भी दिखा रहा है कि जो मामला है वो काफ़ी टक्कर का है, वो केवल राजनीतिक हिंसा का नहीं है, बल्कि उसके अंदर वो जो कन्वर्जन रेट है वो भी बहुत सिग्निफिकेंट है बंगाल के अंदर। तो ये दो चीज़ें तो महत्वपूर्ण है। लेकिन जो संदीप भाई एक बात की तरफ इशारा कर रहे थे, और वो उसको मुझे थोड़ा सा लगता है कि उस पर और थोड़ी सी बात करनी चाहिए जी, वो ये है कि आखिर आपका नैरेटिव क्या है स्टेट में। राजस्थान के बारे में जो नैरेटिव है वो बीजेपी की जो ओवर रिलायबिलिटी मोदी फिगर पर हो गई है, वो कई बार इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आपकी जो अंदरूनी कलह है उसका वो ग्लू नहीं बन पाती, उसको जोड़ नहीं पाती है। तो राजस्थान के ऊपर क्योंकि काफ़ी बात हो चुकी है, मैं सिर्फ इसमें ये बात कहना चाहता हूँ कि जो ओवर रिलायबिलिटी है मोदी फैक्टर की, वो कई बार वो ये भी संभावना है इसकी कि वो उतना काम नहीं करेगी जितना कि उम्मीद भाजपा करती है। बंगाल में भी स्थिति यही है। बंगाल में हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि जो ग्रास रूट है बंगाल का, उसमें ममता बनर्जी की अच्छी पैठ अभी भी है। बीजेपी इनरोड्स बना रही है, लेकिन वो ग्रास रूट के ऊपर जो उसका पूरा जो देखिए, वो तो हुआ शुरू में वही कि जो लोग लेफ्ट के साथ में थे वो टीएमसी में गए, टीएमसी के साथ वो बीजेपी की तरफ मूव कर रहे हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल पॉलिटिक्स बीजेपी करती है, तकरीबन वैसी ही प्रोफेशनल पॉलिटिक्स ममता बनर्जी भी करती है राज्य के स्तर पर। तो इसीलिए ग्रास रूट मैनेजमेंट जो है वो देखने में मुझे लग रहा है कि वो दिलचस्प होगा। इनरोड्स बना चुकी है बंगाल में बीजेपी, उसमें और गुंजाइश है इस दफा। संदेश खाली और तमाम इश्यूज जो थे मनीषा जी, इसमें भी आपको इलाका देखना पड़ेगा। हाँ। आज जो मतदान हुआ है इस जगह बीजेपी बहुत प्रबल रूप से अलीपुर द्वार के ये इलाके हैं, असम के निकट के इलाके हैं। तो इन इलाकों में एक तरह से कंबाइंड नॉर्थ ईस्ट में जो सर्ज है बीजेपी का, हाँ, उसका असर आप यहाँ तक देखते हैं। और यहाँ पे उल्टे बीजेपी को अपना गढ़ बचाना है और एक टफ फाइट, यहाँ तक कि निशित प्रमाणिक की सीट से भी बहुत ही एक जुझारू लड़ाई। तो बीजेपी के पास कम जरूर है टीएमसी की तुलना में, लेकिन बीजेपी के पास भी अब कुछ ऐसे पॉलिटिकल एसेट्स आ चुके हैं जो बहुत जुझारू लड़ाई ममता बनर्जी से लड़ रहे हैं। तो ममता बनर्जी क्या अपने आक्रामक और स्थानीय रवैये से, आज देखिए वो असमिया भाषा भी बोलती हुई देखी गई हैं, तो एक तरह से उनको ये सीट्स जो है वो क्या वो लड़ के वापस ले पाएंगे। बीजेपी ने जो हाल के दिनों में इश्यूज उठाने की कोशिश की है, क्या आपको लगता है कि ममता संदेश खाली हो गया? महिलाओं की बात हो गई, महिलाएं सुरक्षित हैं। रामनवमी के अवसर पे आप देखें तो एक इशू उठाया गया कि कम्युनल डिवाइड एक हो, तो वो सब चीजें आपको लगता है कि ग्रास रूट्स पे असर डाल रही हैं? देखिए, वो अब जब चुनाव बंगाल के मैदानी इलाकों में आएगा तो इन बातों पे और ज्यादा चर्चा गहन होगी। अभी जो इलाके हैं उसमें अगर आप देखिए तो टी वर्कर्स के लिए जो वो कह रही हैं ममता बनर्जी, तो डायरेक्टली अपील कर रही हैं इन इलाकों में। तो कहीं ना कहीं यद्यपि कि हम संदेश खाली ज्यादा सुनते हैं, दोनों तरफ से जो है वो कल्याणकारी नीतियों पर बहुत लड़ाई होती है।
और संदेश खाली तो दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए और मैं आलोचना और भर्त्सना करती हूँ, लेकिन बात यहाँ ये है कि महिला वोटर जो है उन पर ममता बनर्जी की खासी पकड़ है। तो महिला वोटर जो है वो चाय बागान की पत्तियां भी तोड़ती है, वो खेतों में भी काम करती है, वो ट्राइबल महिला वोटर भी है। तो उसको क्या एक पैन स्टेट नैरेटिव से आप छीनिएगा, या उसको स्थानीय रूप से सब स्टेट कुछ बातें करके और तब छीनिएगा? तो ये एक लड़ाई है जिसमें बीजेपी लगी हुई है। हाँ। और चुनाव में हम देखेंगे आगे जैसे जैसे बढ़ेगा बंगाल में, जैसे आपने कहा भाजपा कितना अच्छा कर सकती है, और जहां जहां बढ़ेगा, जिस रीजन में हो रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा कि क्या बिल्कुल है। बिल्कुल। और बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां भाजपा को बेहतर कर रहा है, क्योंकि उसको अगर दक्षिण में लिमिट्स हैं कि वो कहाँ एक्सपैंड कर सकती है जी, तो राजस्थान में उसको अपना गढ़ बचाना है और बंगाल में बेहतर करना है। ये तो उसके लिए थ्योरेटिकल फॉर्मुलेशन। राजस्थान में गढ़ बचाना, बंगाल में बेहतर करना है। एग्जैक्टली नहीं, इस पे जो एक बात मनीषा जी ने कही उसको मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहूंगा, वो ये है कि हम आमतौर पर मानकर चल रहे हैं इंडिया गठबंधन और वर्सेस बीजेपी जी, लेकिन बंगाल में ऐसा नहीं है। और बंगाल में और जो वेलफेयर पॉलिटिक्स है बंगाल में, अगर आप देखिए कांग्रेस और बीजेपी की वेलफेयर पॉलिटिक्स के ऊपर दोनों की अलग अलग टेक है इस समय, दोनों का रुझान बिल्कुल अलग अलग है। लेकिन अगर आप भाजपा और टीएमसी का घोषणा पत्र देखें तो आपको वेलफेयर वाली जो है उसमें इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज मिलेंगी, तो ये कहना मुश्किल हो जाएगा। तो यानी जिसका कंट्रोल होगा उन वेलफेयर पॉलिसीज को ट्रांसलेट करना वोटिंग में, वही जीतेगा बंगाल में। तो ये एक इशारा भी है कि क्या हो सकता है यहाँ पर। लेकिन जैसा आपने कहा कि यहाँ पे राजस्थान में गढ़ बचाना और बंगाल में जो है वो आगे बढ़ना है बीजेपी के लिए बहुत जरूरी, नहीं तो नामुमकिन है। और वो जो एक बिग फिगर है 370 का, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर ऐसा नहीं होता है।